नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, आर्मी पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर 20 नहीं 30 क्वेश्चन है। ठीक है, 30 क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। 30 क्वेश्चन में से 28 क्वेश्चन आपको करना कंपलसरी है। अगर इससे आप डाउन जाते हो तो आपको ग्रोथ करने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ, अपनी फैमिली के साथ, पेपर हैकर के साथ। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल ग्रोथ करते जाओगे और एक बार इस मुकाम होगा कि आप 30 में से 30 क्वेश्चन अटेंड करने वाले हो, क्योंकि मैं सारे के सारे क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मैं ट्रिक के अनुसार आपको याद करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, ज्योति तीव्रता किसकी इकाई है, ये आपको बताना है, इसकी इकाई क्या है। तो ज्योति की बात कर रहा है, मतलब किसकी बात हो रही है। जो ज्योति जलती है ना, लाइट जलती है, कह सकते हैं एक प्रकार से दिया जलता है ज्योति, और ज्योति जलती है, दिया जलता है, मतलब कह सकते हैं कि कैंडल भी जलता होगा, है ना। तो कैंडल मतलब क्या होता है, मोमबत्ती, मोमबत्ती भी जलती होगी, तो क्या हो जाएगा, कैंडला यहाँ पर रहने वाला है। तो ज्योति किसकी जलती है भाई, कैंडल की जलती है, मतलब मोमबत्ती की जलती होगी। तो ये ट्रिक बन जाता है, हमें याद रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। द्रव्यमान गुणे वेग बराबर क्या बनेगा, आपका संवेग बनने वाला। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा संवेग। द्रव्यमान गुणे वेग बराबर क्या हो जाता है, संवेग आपका रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त होती है। बहुत ही ईजी है। अभी हमने क्या देखा था, द्रव्यमान गुणे वेग क्या बना था, संवेग। तो यहाँ पर क्या बना था हमने, द्रव्यमान गुणे वेग, ये मैंने संवेग के बराबर रख दिया। और कह रहा है अनुपात, अनुपात मतलब क्या हो जाएगा, बटे में, बटे में क्या है, वेग। ठीक है, तो वेग से वेग कट जाएगा, बचेगा क्या, द्रव्यमान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान। बिल्कुल इजीली आराम से निकाल सकते हैं। तो कह रहा है कौन सी राशि प्राप्त होती है, तो भाई द्रव्यमान प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर है, जिन लोग का आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है। शून्य, या हम इसे शून्य भी कह सकते हैं, या हम उसे निर्वात भी कह सकते हैं। क्या, सॉरी, या हम उसे निर्वात भी कह सकते हैं। शून्य तथा निर्वात हम किसे कहते हैं, जहाँ पर वायुमंडल ही नहीं होता। जब वायुमंडल नहीं है तो कोई भी वस्तु अगर गिरती है स्वतंत्र रूप से, तो वह बिल्कुल समान समय में गिरेगी नीचे आकर, और उसका त्वरण भी क्या होगा, समान ही रहने वाला है, क्योंकि वह निर्वात है, वायुमंडल वहाँ पर है ही नहीं, भारी कम से कोई मतलब नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, समान हो जाएगा। ठीक है, वस्तुओं का त्वरण क्या होता है भाई, समान होता है। जहाँ पर वायुमंडल ही नहीं है तो वहाँ पर त्वरण तो समान रहने ही वाला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेगा, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा, बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर झटका लगता है, धक्का लगता है, यह न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। तो पहला नियम होता है जड़त्व का नियम, दूसरा आपका होता है त्वरण का नियम, तीसरा आपका हो जाता है किसका, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। मतलब क्रिया इस साइड में हो रही है और अपोजिट प्रतिक्रिया, मतलब धक्का कहाँ लग रहा है, पीछे की ओर लग रहा है ना। तो बात यही तो हो रही है कि बंदूक से गोली तो आगे की ओर निकली, मगर धक्का कहाँ लगा, पीछे की ओर हुआ। तो हुआ कि क्रिया तो हुई आगे की ओर, मगर प्रतिक्रिया कहाँ देखने को मिली, पीछे झटका देखने को मिला। तो ये कौन सा नियम हो जाएगा, न्यूटन का तीसरा नियम हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा नियम क्या होता है, जड़त्व का नियम, जिसे हम कह सकते हैं बॉल जब ऊपर से गिरती है तो हम उसे कैच करते हैं, तो पीछे की ओर कुछ हम सहारा लेते हैं। तो ये क्या होता है, त्वरण यहाँ पर प्रकार से बराबर हो जाता है पीछे की ओर झटका लेने से, हल्का पीछे लेने से। ठीक है, तो ये क्या होता है, न्यूटन का दूसरा नियम होता है। इसका उदाहरण हो जाता है बॉल को कैच करना। बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की, गति का न्यूटन का प्रथम नियम की बात यहाँ पर कर सकते हैं। तो न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है, जड़त्व का नियम। ठीक है, ये क्या होता है, जब तक किसी वस्तु पर कोई बल ना लगाओ तब तक वह अपनी जो अवस्था होती है उसी अवस्था में रहती है। ये अपना क्या होता है, न्यूटन का फर्स्ट नियम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, दबी हुई स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है। ये होता है हमारा फुल स्प्रिंग, और ये हमारा हो गया दबा हुआ स्प्रिंग। ठीक है, इसमें क्या ऊर्जा है, इसमें स्थिति की ऊर्जा है कि जब इस पर कोई चीज़ हटेगी, कोई बल जो लगा हुआ है यहाँ पर, जब ये हटेगा तो अपनी स्थिति में परिवर्तित फिर हो जाएगा, फिर अपनी स्थिति में पुनः वापस आ जाएगा। तो इसमें कौन सी ऊर्जा इकट्ठी हो गई भाई, स्थितिज ऊर्जा इकट्ठी हो गई, इसने अपनी स्थिति में ग्रोथ कम किया। ठीक है, मतलब ये डाउन हो गई। तो इसमें कौन सी ऊर्जा है भाई, स्थितिज ऊर्जा रहने वाली है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है।
स्थिति ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है ये तो आपको पता ही होना चाहिए। कौन सा हो जाएगा, mgh, ये स्थिति ऊर्जा का फार्मूला होता है। गतिज ऊर्जा की बात करते हैं तो 1/2 mv² इसका फार्मूला होता है। दोनों की दोनों फार्मूले आपको याद होना चाहिए। एब्सोल्युटली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। किसी वस्तु के वेग को दुगना करने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है, ये आपको बताना है। एक बार बताइएगा, किसी वस्तु का वेग मैं दोगुना कर रहा हूं, इस समय गतिज ऊर्जा क्या है भाई, 1/2 mv² है। बिल्कुल। अगर मैं इसी की जो गति है, जो वेग है, वेग मतलब b जो है उसको दोगुना कर दूं, इस समय 1 है, ठीक है, इसमें मान सकता हूं कोई चीज़ 2 है, कोई जो वेग है वो है 2, इसी के अनुसार मैं क्या कर रहा हूँ, गति जो मतलब वेग को क्या कर रहा हूँ, दुगना करूंगा। तो 1/2 mv²। अब मैंने ये वाली छो उसको मैंने क्या कर दिया, दुगना कर दिया। तो दुगना मैंने कर दिया भाई, दुगना कितना हो जाएगा, 4। दुगना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, हो जाएगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर 2 था, यहाँ पर हो गया 4, तो इस समय कितना हुआ भाई, जब किसी वेग को दुगना करेंगे तो उसकी गति ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। एम बी से ये तो कट ही जाएगा, 1/2 एम, 1/2 एम कट जाएगा, बाकी बी और बी आपका बचने वाला है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सॉरी कितनी गुना होगी ये आपको देखना है ना। ये अपने b² है, यहाँ पर भी 2² है, और यहाँ पर भी 2 की 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर है ना। तो बिल्कुल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 चौक 16, और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 2 दूनी 4। तो कितना गुना है ये आपका, हो गया 4 चौक 16, सॉरी 4 चौक 16, 4 गुना होना चाहिए ना। 4 का क्या है, 2 दूनी 4, दुगुना कर दूँ ना, तो 2 दूनी 4 कर दिया तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, और 4 चौक 16, तो ये भी दोगुना हो रहा है फिर तो भाई। 1/2 mv², गतिज ऊर्जा कितनी होती है, 1/2 mv² होती है, मैंने सही रखा। वेग मेरा 2 था, उसको दुगुना मैं कर दिया, 2 दूनी 4 कर दिया, तो कितना हो जाएगा भाई, 2 गुना ही होगा। ठीक है, 2 गुना ही होगा, 4 गुना इसका नहीं रहने वाला है फिर तो। mv² तो होगा ही, वो कह रहा है वेग को 2 गुना कर दूँ, यहाँ पर था 2, मैंने 4 गुना कर दिया, 4 कर दिया, 2 गुना कर दिया, तो 2 दूनी 4, तो ये हो गया 4 चौक 16 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 4 चौक 16, मतलब कितने गुना हो गया, 2 गुना हो गया। ठीक है भाई, हाँ 2 हो जाएगा, 2 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, 4 गुना हो जाएगा यार, हाँ 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि बेग तो हमने क्या माना है, बेग तो 2 ही माना है, बेग तो हमने 2 ही माना है ना। बेग तो हमने क्या माना है, गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी भाई, 2 गुना ही होगी, 4 चौक 4 दूनी और 4 चौक 16, सॉरी 4 गुना हो जाएगी है ना। 4 मल्टीप्लाई 4 हो, क्या कर रहा हूँ मैं भी है ना, 4 मल्टीप्लाई 4 हो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो कितनी गुना हो गई भाई, 4 गुना हो गई, तो कितनी हो जाएगी, 4 गुनी आपकी हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 4 गुनी आपकी हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस हम सूत्र से अनुसार निकाल सकते हैं गतिज ऊर्जा के फार्मूले से। ठीक है, गतिज ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ कह रहा है तुम्हारा सूर्य के द्रव्यमान का कितना भाग प्रतिशत जो होता है, कितना प्रतिशत भाग जो है वो हाइड्रोजन का होता है। तो हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत भाग होता है, यहाँ पर आपको आंसर देना है सूर्य के अंतर्गत। यहाँ पर सारे ऑप्शन गलत दे रखे हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं। अब करीब में जाओगे तो आप 70% की ओर जा सकते हो, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। वैसे सूर्य की बात करते हैं, उसमें कितना होता है, 71% जो होता है वो हाइड्रोजन होता है। ठीक है, और 28% जो होता है वो अपनी क्या होती है, 27%, 27 है ना, 27 हाँ 27% के करीब में होता है, वो होता है हीलियम। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन होता है 71%, हीलियम होता है 27.5% होता है, 27.5%, 28.5% होता है हीलियम। ठीक है, तो इतना कंफर्म है कि हाइड्रोजन कितना होता है, 71% हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पर 70 की ओर हम जा सकते हैं, करीब में क्या है, 70 ही दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। ग्रहों की गतियों का नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो ये मान सकते हैं ये हमारा सूर्य है, ये हमारा क्या है, सूर्य है, याद करने की ट्रिक है। ठीक है, इस प्रकार से तो गति करते हैं ग्रह, आपने देखा होगा क्या है, ये मान सकते हैं, ये इस प्रकार से मैंने कर दूं तो ये क्या बन गया, कैप बन गया। क्या बन गया भाई, कैप बन गया। और इस प्रकार से क्या करते हैं, गति करते हैं कैप के फॉर्म में। ठीक है, तो ये कैप कहाँ छुपा हुआ है, कैप इसमें ही छुपा हुआ है। कभी आप कॉपरनिक्स में कंफ्यूज होते हो, कभी आप केपलर में कंफ्यूज होते हो, तो आज कंफ्यूजिंग दूर हो जाएगी। ग्रह क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर मारते हैं। चक्कर किस ऊपर मारते हैं, जैसे कैप का जो किनारा होता है, ठीक है, कैप का जो गोल घेरा होता है उसके अनुसार ही मारते हैं। तो बिल्कुल केपलर आपको अब याद रहने वाला है। अगर वो कह दे ग्रहों, सौर मंडल की बात कर दे कि सौर मंडल का खोज किसने की थी, ठीक है,
उसका प्रतिपादन किसने किया था, तो आप डायरेक्टली आप देख सकते हो कि कोपरनिकस ने किया होगा। ठीक है, जब कभी ग्रह की बात कहेगी तो ग्रह कैसे घूमते हैं, एक कैप के शेप में घूमते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आपका रहने वाला है और अब आप बिल्कुल नहीं भूलने वाले हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है तुम्हारा वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत किस बल पर आधारित है। वॉशिंग मशीन का जो कार्यकारी सिद्धांत है वो किस बल पर आधारित है, तो मैंने आपको बता रखा है जब कभी हम किसी भी चीज़ को इस प्रकार से राउंड में घुमाते हैं तो जब बाहर की ओर एक बल लगता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम अप केंद्र बल कहते हैं। क्या कहते हैं, अप केंद्र बल कहते हैं। ठीक है, अप केंद्र बल कहते हैं। और जो इसी की ओर अंदर की ओर बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। और जो हमारा वॉशिंग मशीन होती है वो क्या करती है, इनकी दीवारों पर वो क्या करती है, मारती है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से घूमती है तो जो कपड़े होते हैं वो बाहर की फॉर्म में भागते हैं, मतलब क्या करते हैं, अपकेंद्र बल की ओर कार्य करते हैं। जबकि अपकेंद्र बल उन पर लगता है तो वह दीवारों की से टकराते हैं और क्या करते हैं, रगड़ते हैं और कपड़े जो होते हैं वो धुल जाते हैं। तो कौन सा बल कार्य करता है, अपकेंद्र बल कार्य करता है, कहाँ पर, बाहर की ओर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अपकेंद्र बल कार्य करता है वॉशिंग मशीन के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है। आपको पता है 3 अवस्थाएं सुनी होंगी, ठोस, द्रव, गैस, मगर जो बचेगी वही तीसरी अवस्था। तो बचती कौन सी है, प्लाज्मा, यही हो जाएगी तीसरी अवस्था। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2020 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या निम्न में से सबसे भारी धातु कौन सी है। सबसे भारी धातु कौन सी हो जाएगी, लिथियम, पेपर, सीसा या फिर ओस्मियम। तो सबसे भारी धातु है ओस्मियम। ये भी क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ रखा है तुम्हारा पानी, नहीं पानी नहीं होगा, पीने होगा। ठीक है, पानी होना चाहिए यहाँ पर, सॉरी पानी होगा। ठीक है, पानी का जमकर बर्फ बनना कैसा परिवर्तन है। पानी का जमकर बर्फ बनना कैसा परिवर्तन है, तो आपको याद होना चाहिए भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं जब हम किसी चीज़ को किसी चीज़ में बदलते हैं और पुनः वही चीज़ में हम उसे बदल सकें। मान सकते हैं कि यहाँ पर मैं बर्फ़ है तो बर्फ़ ही लेता हूँ, ये बर्फ़ है, पहले ये क्या था, पहले ये वाटर था, पानी था, मैंने इसे क्या किया, जमा दिया बर्फ़ में, तो ये बर्फ़ बन गया, जम गया। अब इसे मैं पुनः क्या पानी के शेप में ला सकता हूँ, तो आप कहोगे बिल्कुल पानी के शेप में ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। अगर इसी चीज़ को मैं ले लूँ, यहाँ पर कोई गैस ले लूँ, ठीक है, जैसे ले सकते हैं कोई अदरवाइज कुछ ही ले लो, अगर यह चीज़ उड़ जाती और वह पुनः पानी के शेप में वापस नहीं आती तो वो क्या हो जाती, वो रासायनिक परिवर्तन हमारा हो जाता। ठीक है, क्या हो जाता, वह रासायनिक परिवर्तन हमारा हो जाता। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये हमारा भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि पानी से बर्फ बन सकता है और बर्फ से पुनः पानी बनाया जा सकता है, तो इसलिए भौतिक परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ रखा है हीरा क्या है। हीरा क्या है, हीरा एक कार्बन का अपर रूप है, ये भी कह सकते हैं, मगर ये है नहीं दिया हुआ। तो हीरा क्या है, हीरा एक तत्व है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हीरा क्या है, हीरा एक तत्व है जो शुद्ध कार्बन का एक रूप होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है किसी परमाणु की 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 2, 8, 8, 8, 2, 8, 8, इस प्रकार से आपने देखे होंगे। तो परमाणु की जो 72 कक्षा होती है, सबसे बाहरी कक्षा होती है, उसमें ओनली 8 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन तक रह सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर 16 यहाँ देखा है तंबाकू में कौन सा रंगहीन जहरीला पदार्थ पाया जाता है। तो तंबाकू में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, ये डायरेक्टली आपसे पूछ रखा है, जो जहरीला पदार्थ होता है। तो आप जानते हो निकोटीन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है। अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है, आप जानते हो, जो कम होता है, इस प्रकार समझ सकते हैं। जो बीच में होगा 0, वो क्या होगा, उदासीन होगा। ठीक है, वो क्या होगा, उदासीन होगा। जो 0 से कम की ओर जाएंगे 7 होता है ना, 7 क्या हो जाएगा, जिसका 7 पीएच मान है वो क्या है, उदासीन। अगर 7 से कम है, 7.5 है, 6 है, 6.5 है, 6 है, 7 से कम है तो ये हो जाता है अपना अम्ल। ठीक है, और अगर यहाँ पर 7 से ज़्यादा है, 7.5 है, 8 है, अदरवाइज ज़्यादा है, तो वो हो जाता है अपना क्षार। ठीक है, अम्ल कैसे होते हैं, अम्ल होते हैं स्वाद में खट्टे, और क्षार कैसे होते हैं, क्षार होते हैं कड़वे। ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है,
तो और जो उदासीन क्या होता है, उदासीन जल होता है, जल का पीएच मान ओनली 7 होता है, ठीक है, उदासीन जल होता है। सारे के सारे कंफ्यूजिंग दूर हो गए, आगे बढ़ते हैं। कह रहा हूँ अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है भाई, 7 से कम होता है। अभी हमने देखा था कि 7 से क्या होता है, कम होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ रखा है अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं। अभी बताया था अम्ल कैसे होते हैं, खट्टे, और क्षार कैसे होते हैं, कड़वे। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है चींटियों के काटने से शरीर में कौन सा अम्ल प्रवेश करता है। तो चींटी कहाँ पाई जाती हैं, चींटी पाई जाती हैं फार्म में। क्या, फार्म में, मतलब कहाँ, खेतों में, ठीक है। चींटियाँ कहाँ पाई जाती हैं, फार्म मतलब खेतों में। तो फार्म कहाँ छुपा हुआ है, फार्म एक ही में देखने को मिलेगा, फॉर्मिक अम्ल में। तो चींटियों के काटने शरीर में प्रवेश होता है जो अम्ल, उसे क्या कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। बिल्कुल नहीं भूलने वाले हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, किस अम्ल के इकट्ठे होने से मांसपेशियों में थकावट महसूस होती है। जो लोग जिम करते हैं उनको थकावट महसूस नहीं होती है, क्योंकि वह कुछ पाउडर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, मगर फिर भी वह थक जाते हैं। जो आप जानते हो यहाँ पर जो उनके कट्स निकल आते हैं, तो वो क्यों निकल आते हैं, क्योंकि जो हमारा लैक्टिक अम्ल होता है वो इकट्ठा हो जाता है जगह बे जगह, ठीक है। जगह बे जगह होता है वो लैक्टिक अम्ल जो है वो इकट्ठा हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल के द्वारा थकावट महसूस होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा 21। यहाँ देखा चिकित्सा विज्ञान के जनक किसे माना जाता है। चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है, आपको पता है, हेपेटाइटिस के द्वारा भी इलाज किया जाता है। हेपेटाइटिस के द्वारा भी हेपोक्रेटिस है ना, हेपोक्रेटिस एक वो होती है, टेक्नोलॉजी होती है जो कि नचाकर, वो होती है ना, कोई गोली होती है, उसको नचाकर दिमाग को सही कहता है। तो हेपेक्रेटिस भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। हेपेक्रेटिस के द्वारा, हेपेक्रेटिस ने चिकित्सा विज्ञान की खोज की थी, इन्हें चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 20, क्योंकि आप जानते हो इस प्रकार से एक रस्सी में लटका देते हैं और यहाँ पर एक बना होता है, उनका कोई बना होता है, ठीक है, किसी चीज़ का पदार्थ का बना होता है, और इस प्रकार से इसे हिलाते हैं, ठीक है। जो हमारा होता है पेशेंट के सामने हिलाते हैं, तो वो क्या होता है, उसके दिमाग में कुछ अजीब फीलिंग होती हैं और वह बंदा सही होने लगता है। तो ये हिप्पोक्रेटस कहते हैं ना, तो मतलब यहाँ पर हिप्पोक्रेट्स उनका नाम हो जाता है। तो चिकित्सा विज्ञान की खोज हो जाती है, वो जनक हो जाते हैं, वो हिप्पोक्रेटस ही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने की थी। सभी को पता है कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, बहुत बार आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन। आगे देखते हैं, याद रखा है 23 के 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है। 80% ज़्यादा कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, आपको पता है शरीर में सबसे ज़्यादा जल होता है, तो कोशिका में भी जल ही होगा, है ना। बहुत ईजी क्वेश्चन था। 24 की बात करते हैं, किसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, और प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम्स को, मगर जो आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम को। कैसे याद करें, कंफ्यूजिंग, बिल्कुल याद आने वाला है। यहाँ पे देखो सो मतलब किसी को सोने की बात हो रही है, और जब कोई बंदा सो जाता है ना, सोम शाम, ठीक है। तो जैसे कोई बंदा सो जाता है तो क्या होता है, बिल्कुल मरे हुए के समान होता है, मतलब उसकी हत्या होने के समान होता है, ठीक है। जो मरा हुआ व्यक्ति, जो सोया हुआ व्यक्ति होता है, वो बिल्कुल मरे हुए के समान होता है। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं, आत्महत्या यहाँ पर छुपा हुआ है कि कोई मरने की बात हो रही है, यहाँ पर भी सोने की बात हो रही है। सोया हुआ इंसान जो होता है वो क्या होता है, बिल्कुल मरे हुए के इंसान के समान होता है। तो बिल्कुल आप याद रख सकते हो कि लाइसोसोम के द्वारा, लाइसोसोम को ही आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। याद रखा है, पत्तियों का पीला रंग होने का कारण क्या है। इसी प्रकार से कहते हैं कि जो गाय का जो दूध होता है वो पीला क्यों होता है। तो गाय का दूध पीला क्यों होता है, उसमें कैरोटीन नामक एक प्रोटीन होता है, ठीक है। इसी प्रकार से जो पत्तियों का जो रंग पीला हो जाता है वो भी कैरोटीन के कारण ही होता है। तो यहाँ पर कैरोटीन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और आपको याद भी रहने वाला है। 26 की बात करते हैं, वनस्पति जगत का सबसे छोटा समूह कौन सा होता है, सॉरी सबसे बड़ा समूह कौन सा होता है। सबसे बड़ा समूह कहाँ निवास करता है, पहली बात जल में, ठीक है, जल में निवास करता है। जो वनस्पति जगत की यहाँ पर बात हो रही है, मैं भी जंतु जगत की यहाँ पर बात करने लगा। यहाँ क्या कह रहा है, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समुदाय कौन सा होता है। तो जिन लोगों का यहाँ पर आंसर आ चुका है थैलोफाइटा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसको याद कर लेना, ठीक है। आप आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 का, रेबीज का टीका किसने बनाया है। रेबीज किससे होता है, कुत्ते काटने से होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कुत्ते की काटने से क्या होता है, वो बीमारी होती है ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे, हाइड्रोफोबिया, है ना, क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया कहते हैं उसे। तो रेबीज का टीका किसने बनाया था। जो कुत्ता कहाँ से काटता है भाई, कुत्ता सामने से तो काटता नहीं, पीछे से काटता है। तो पीछे कहाँ छुपा हुआ है, पास्चर, है ना, पीछे मतलब पीछे पास्चर। तो बिल्कुल याद आने वाला है, लुई पास्चर ने रेबीज का टीके की खोज किसने की थी भाई, लुई पास्चर ने बनाया था रेबीज का टीका, हाइड्रोफोबिया का टीका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 28। यहाँ दे रखा है, किस रंग के
प्रकाश में सबसे कम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? सबसे कम प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस में होती है, ये आपको बताना है। अगर ज़्यादा होती तो हम उसे किस में यूज करते, अपनी जो सिग्नल वगैरह होते हैं उसमें यूज करते हैं, मगर उसका सिग्नल वगैरह में यूज नहीं होता है। किसका नहीं होता है भाई, आपको पता है सबसे कम किसकी होती है, बैंगनी रंग की होती है। अगर यही बात करता है वो ज़्यादा तो सिग्नलों में यूज होता है किसका, लाल रंग का। अगर वो करता ज़्यादा किसकी है तो ज़्यादा होती अपनी किसकी, लाल रंग की। कम की पूछ रखा है तो कम हो जाएगी बैंगनी रंग की, क्योंकि ये यूज़ नहीं होता है और इसका जो दिखता है बहुत ही कम दिखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 29। यहाँ देखा है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। फिर वही रिपीट क्वेश्चन और जो हमने कल देखा था, प्रकाश संश्लेषण। आपको पता है प्रकाश जो होता है, पराहरिम जो होते हैं वो क्या करते हैं, पराहरिम जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल लेते हैं तथा ऑक्सीजन देते हैं। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल लेते हैं और CO2 हमें देते हैं, सॉरी O2 हमें क्या देते हैं, O2 हमें देते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा होता है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। अमाशय, अग्न्याशय, यकृत या फिर हृदय। तो आपको पता है जो अपना पित्त होता है, जो पित्त की थैली होती है वो कहाँ पर होती है, वो अपने यकृत में लगी होती है, लीवर में लगी होती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, यकृत। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपके यहाँ पर 28 क्वेश्चन सही गए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना आपको भाई अगर नीचे हैं तो ग्रोथ करो, है ना, क्या करो भाई, ग्रोथ करो। प्रत्येक दिन लेक्चर लो, ट्रिक के अनुसार याद करो और अपनी स्टडी को ग्रोथ करो, वरना आप बहुत ही पीछे हो जाओगे और लोगों से। तो फ्रेंड्स लाइक करो, शेयर करो, चैनल करो सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत। भाई शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत।